Hello everyone, welcome to Sai Generation. Today we will discuss about the fourth part of PGT पेपर. आज हम लोग PGT पेपर के फोर्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. क्योंकि मैं आपको सिर्फ इसके आंसर्स ही नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आंसर्स क्यों होंगे. सारे पार्ट्स थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इसलिए ही मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अगर मैं पूरा का पूरा पेपर एक्सप्लेन करती तो शायद वो 3 या 4 घंटे का एक्सप्लेनेशन होता और कोई भी उस वीडियोस को नहीं देखता, क्योंकि आप कुछ टाइम पे खुद ऑटोमेटिक बोर हो जाते, आप नहीं जानना चाहते कि नेक्स्ट आंसर क्या होगा. इसलिए मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपकी हेल्प भी हो सके प्लस आपको मोनोटोनी भी फील ना हो. वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं. प्लीज 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करती हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प हो सके. प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए. वो जो सब्सक्रिप्शन का बटन है ना, प्लीज 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 आप उसको जरूर दबा दिया करिए. अगर नहीं अच्छा लगता है वीडियो तो उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके पास तो ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं करते तो मैं नहीं बोल सकती. हाँ, इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की है. वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स साइकोलॉजी के हैं उनको फ्री में बुक प्रोवाइड कराना. जी हाँ, मेरे वीडियोस के दौरान, मतलब इन वीडियोस के दौरान नहीं, मैं पीजीटी के पेपर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मेरे बाकी वीडियोस के दौरान मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि वीडियो से ही रिलेटेड होंगे, और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर क्या करना है, कमेंट करना है. कहाँ पे करना है आपको? उन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या तो चाहे तो अपना नाम ईमेल आईडी के साथ मुझे मेल भी कर सकते हैं. मैं रैंडमली 5 लोगों को सेलेक्ट करूंगी जिनको जो भी पेपर, जो भी साइकोलॉजी का पेपर, यानी कि जो भी साइकोलॉजी की बुक वो चाहते हैं, जो मैं दे रही हूँ वो नहीं, जो साइकोलॉजी की बुक वो चाहते हैं, मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगी. इस अपॉर्चुनिटी का पूरा 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 फायदा उठाइए. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. वस्तु प्रारूप और प्रत्यक्षीकरण प्रारूप में अंतर किसको दर्शाता है? वस्तु प्रारूप यानी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट एंड परसेप्शन फॉर्मेट में जो डिफरेंस होता है वो क्या बताता है? ऑब्जेक्ट फॉर्मेट और परसेप्शन फॉर्मेट देखते हैं कुछ और है और परसीव कुछ और करते हैं. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो क्या बात दर्शाता है? फर्स्ट है परसेप्चुअल लर्निंग. नहीं, आप सीखते तो नहीं है, क्योंकि परसेप्चुअल लर्निंग में क्या होता है कि आप सीखते हैं, ये कोई डिफरेंस के बारे में बात नहीं कर रहा है. इल्यूजन में भी इल्यूजन हो सकता है. डेल्यूजन तो डिसऑर्डर है. हेलुसिनेशन देखिए, डेल्यूजन क्या है कि उसको आप इस कैटेगरी से अलग एकदम रख लीजिए. डेल्यूजन में तो आदमी हाइपर एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिविटी तो हेलुसिनेशन में पाई जाती है. डिफरेंस है डेल्यूजन हेलुसिनेशन में. डेल्यूजन तो कहीं से भी नहीं होगा. हाँ, हेलुसिनेशन हो सकता है. हेलुसिनेशन क्यों हो सकता है? क्योंकि ये भी वस्तु प्रारूप और प्रत्यक्षीकरण प्रारूप यानी कि फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट और परसेप्शन फॉर्मेट में डिफरेंस बताता है. बट हेलुसिनेशन में क्या होता है, वस्तु प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि सामने कुछ भी नहीं होता है, बट पर्सन को ऐसा फील होता है कि सामने कुछ है, मतलब उसको चीजें दिखती हैं बट वो होती नहीं. अब आता है अपना इल्यूजन. परसेप्चुअल लर्निंग मैंने पहले ही कहा वो नहीं होगा, क्योंकि आपके यहाँ कुछ सीख उख रहे नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है. सेकंड है बी, यानी इल्यूजन एंड सी. मैंने कहा डिल्यूजन होगा नहीं, तो बी और डी में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है. हेलुसिनेशन में वस्तु नहीं होती है फिर भी हमें दिखाई देती है, तो ये हेलुसिनेशन हो गया. पर यहाँ डिफरेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? सीधी सी बात है, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया तो आप समझ चुके होंगे. इल्यूजन. 105. शारीरिक प्रक्रियाओं पर ऐच्छिक नियंत्रण के सिद्धांतों के उपयोग प्राप्त किया जा सकता है. वॉलेंट्री कंट्रोल ओवर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग प्रिंसिपल. कौन सा प्रिंसिपल यूज करके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ऑब्टेन्ड किया जा सकता है? हिंदी में भी यही कह रहा है, शारीरिक प्रक्रियाओं पर ऐच्छिक नियंत्रण, वॉलेंट्री कंट्रोल. फर्स्ट है साइकोसोमेटिक मेडिसिन, कॉग्निटिव बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक. देखिए, ह्यूमनिस्टिक तो होना नहीं है. बिहेवियरल के बारे में कंट्रोल की बात करें तो ठीक है, बिहेवियरल के बारे में हम लोग सोच सकते हैं. अब फिर दूसरा ऑप्शन है अपना, क्या नाम है, कॉग्निटिव, एंड फर्स्ट है साइकोसोमेटिक. 105 में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. अब देखिए, साइकोसोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल की बात कर रहा है, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहा है, तो साइकोसोमेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ मेडिसिन है. अच्छा, यहाँ सब में मेडिसिन ही दी हुई है, साइकोसोमेटिक मेडिसिन. जी नहीं, ये कोई वॉलंटरी कंट्रोल की बात नहीं करता. कॉग्निटिव, हाँ कॉग्निटिव हो सकता है, बट यहाँ पे कंट्रोल की बात कर रहा है, ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का यूज करने की बात कर रहा है, किसी मेंटल प्रोसेसेस की बात नहीं कर रहा है, यहाँ कॉग्निटिव नहीं होगा. अब आता है ह्यूमनिस्टिक और बिहेवियरल.
हाँ, ये दोनों में हो सकता है क्योंकि ये दोनों ही कंट्रोल की बात करते हैं और शारीरिक प्रक्रियाओं जो कि वॉलेंट्री होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए या तो ह्यूमनिस्टिक होगा या तो बिहेवियरल होगा। सो ह्यूमनिस्टिक भी अस्तित्ववादी की बात करते हैं बट ये कंट्रोल की बात नहीं करते हैं। सो आंसर होगा सी, क्योंकि बिहेवियर को कंट्रोल करने के बाद जब आप ये बिहेवियर का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बिहेवियर को कंट्रोल की बात करते हैं, तो ये होगा बिहेवियरल मेडिसिन। बिहेवियरल मेडिसिन व्यवहार परक चिकित्सा। ठीक है। 106 विच टेम्पोरल पैटर्न रिजल्ट इज मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग। किस समय संबंधी प्रतिमान में अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? किस समय होता है? ये तो याद होना चाहिए भाई। बेस्ट स्टिमुले ये तो नेट में पूछता है, तो साइमल्टेनियसली कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, ट्रेस एंड डिलेड। सो ये मुझे पता है आंसर, मुझे याद है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करूँ। सिमिल्टेनियस में देखिए दोनों साथ साथ होता है, बैकवर्ड में सिमिल्टेनियस में यानी घंटी और भोजन साथ साथ दिया जाता है, साथ साथ हटा दिया जाता है। बैकवर्ड में क्या होता है कि पहले भोजन दिया जाता है, बाद में घंटी दिया जाता है। ट्रेस में क्या होता है, घंटी दे दिया जाता है, उसके बाद प्राणी को सोचना होता है कि मतलब उसको ट्रेस करना होता है, घंटी दे दिया जाता है, उसको आइडिया लगाना होता है कि थोड़ी देर में भोजन भी आएगा। अब आया डिलेड। डिलेड में क्या होता है कि घंटी दे दिया जाता है लेकिन कुछ देर बाद उसको भोजन भी दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा कंडीशनिंग इसी में होती है क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन बना रहता है कि अब आने वाला है क्या, खाना यानी कि भोजन। अब आते हैं 107 पे। ये देखिए ये नेट में भी ये वाला क्वेश्चन पूछता है, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग और डिलेड कंडीशनिंग। सो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये जरूर पूछता है। अब आते हैं 107 पे। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट इज अ, क्या होता है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट? अरे भाई ये सब तो क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है नॉर्म, सेकंड है रॉ स्कोर, सी है स्कोर ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस, स्कोर ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। बेसिकली अपना आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट होता है स्कोर्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस मैंने अभी मतलब आने वाले वीडियोस में मैं आपको वर्बल टेस्ट और ये सब के बारे में बताऊंगी, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, मे भी आपको सब हेल्प कर सके। आते हैं 108 पे। अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हाट डिपाइट्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन मोल्डिंग ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्ति के आकृतिकरण में निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक महत्व को दर्शाता है? क्या दर्शाता है यानी कि व्यक्ति के आकृतिकरण में, शेपिंग की बात हो रही है, आकृतिकरण मतलब उसको शेप करना। यहाँ पे मोल्डिंग ऑफ पर्सनैलिटी लिखा है जिसको मैं शेपिंग कह रही हूँ। ठीक है। मैं क्या वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्ष मतलब कि दोनों के महत्व को दर्शाता है कि वंशान भी मतलब कि अपना हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है और बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट है ट्रेड, सेकंड है फीचर ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सी है स्कोप ऑफ द इन्वायरमेंटल फोर्सेस एंड डी है आपका ऑल ऑफ अबव। सो आंसर होना चाहिए आपका, जैसा कि मैंने आपको अपने सारे वीडियोस में बताया, जब भी इस तरह का ऑप्शन दिखे जहां पे आपसे कहा जाए कि ऑल ऑफ अबव, तो आपको बिना कुछ सोचे ओचे सिर्फ ऑल ऑफ अबव पे टिक लगा देना और आंसर हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है इन्फेंटियल एमेंशिया इज द इनएबिलिटी टू रिमेम्बर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग। मैंने एमेंशिया के बारे में डिस्कस किया है। सो आप मेरे वीडियोस को देखिए। मैंने सिर्फ इन्फेंटियल एमेंशिया के बारे में नहीं बताया, मैंने जितने भी टाइप्स के एमेंशिया होते हैं और जो सबसे मोस्ट पॉपुलर एमेंशिया हैं जो कि क्वेश्चंस जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो मैंने उन सबको डिस्कस किया है। सो आप मेरे वीडियोस को जरूर देखिए। चलिए अब इस पे आते हैं। इन्फेंटियल एमेंशिया इज द इनएबिलिटी टू रिमेम्बर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, फर्स्ट 2 और 3। आंसर सी है फर्स्ट 2 और 3 years ऑफ लाइफ। ये मैंने बताया है, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है बी और सी। 122 का आंसर है अपना 122 का आंसर है अपना सी, क्योंकि फर्स्ट 2 और 3 years के क्यों, उसका रीजन ये है ना कि उस समय जो वो क्या कहते हैं उसको,
मैकेनिज्म जो होते हैं जो कि मेमोरी से रिलेटेड होते हैं वो फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं। हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला ये सब हमारे मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो न्यूरल मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, इस वजह से ही बच्चों को याद नहीं रहता है। इस इन्फेंटियल डिमेंशिया का रीजन यही होता है। ये एक इनएबिलिटी है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसमें बच्चों की क्या गलती है कि उनको याद नहीं है, तो उनके फंक्शंस डेवलप नहीं है तब ना, तो इसको इनएबिलिटी कहना सही है नहीं सही है मुझे नहीं पता। खैर आगे बढ़ते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडल्ट इज, इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडल्ट, किसी भी प्रौढ़ की संवेगात्मक अभिव्यक्ति क्या होती है? इनेट यानी कि जन्मजात होती है, लर्न्ड होती है, इनेट और लर्न्ड होती, कल्चर नॉन स्पेसिफिक होती है, संस्कृति अविशेष होती है, ये परिकल्पना है। रीड टू कंडीशन गिवन बिलो, परिकल्पना के प्रथम भाग में पूर्ववर्ती दशाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इंसिडेंट एंटीसीडेंट कंडीशन आर प्रेजेंटेड इन फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस, कॉन्सिक्वेंट कंडीशन आर प्रेजेंट इन सेकंड पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना के द्वितीय भाग में देखिए अनुवर्ती पूर्ववर्ती बड़ा कंफ्यूजिंग होता है इंग्लिश में। कॉन्सिक्वेंट कंडीशन एंड क्या पूछ रहा है? कॉन्सिक्वेंट कंडीशन आर प्रेजेंटेड इन सेकंड पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ पहली बात, किसी भी एडल्ट का जो इमोशन एक्सपीरियंस होता है वो होता है आपका इनेट एंड लर्न, यानी जन्मजात भी होता है और सीखा हुआ भी होता है। तो आपका आंसर होगा सी, यानी बोथ ए एंड 1 एंड 2 आर करेक्ट। किसी भी मतलब कि एडल्ट ही नहीं, आपका जो एडल्ट को अगर हटा भी दें, यहाँ पे एडल्ट की बात कर रहा है, बेसिकली इमोशन एक्सप्रेशन जो होता है वो सीखे हुए भी होते हैं और जन्मजात भी होते हैं। तो आंसर आपका होगा सी। आइए अब आते हैं 125 के। विच टाइप ऑफ पर्सन एक्सप्रेस स्ट्रेस मोर ऑफन, कौन सा टाइप की पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा, पर्सनैलिटी या पर्सन लिखा है बट है ये टाइप, पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप भी होता है, जेड टाइप पर्सनैलिटी भी होता है। तो हम लोग को सारी बातों को नहीं यहाँ डिस्कस करना है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा पर्सन स्ट्रेस के लिए ज्यादा प्रोन होता है, मतलब कौन सा पर्सन स्ट्रेस को ज्यादा फील करता है, तो ये है अपना टाइप ए पर्सनैलिटी। नेक्स्ट आते हैं 118, इन रोशार्क इन ब्लॉट टेस्ट रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट, रोशार्क इन ब्लॉक टेस्ट के परीक्षण के प्रत्युत्तर से लिखने से मतलब रिस्पॉन्स से आपको क्या पता चलता है? आवर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, आवर इनर एक्सपीरियंसेस, आवर इनर फीलिंग्स, आवर इनर बोथ, यहाँ पे डी आंसर होगा अपना, क्योंकि इससे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी पता चलते हैं। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या इससे हमारी फीलिंग्स भी पता चलती हैं? जी हाँ, इससे हमारी फीलिंग्स भी पता चलती हैं। सो आंसर है अपना डी। आते हैं 119 पर। अ पर्सन हु विजिट्स डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ फॉर डेंटल चेकअप इज इंगेज्ड इन, वो किसमें इंगेज्ड है? हेल्थ, प्रोडक्टिव बिहेवियर, कंपल्सिव बिहेवियर, मॉडलिंग और पेरेंटल बिहेवियर और बिलीव इन डीके ऑफ टूथ। अब आपको जरा यहाँ सोचना पड़ेगा कि ये हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर है कि वो जा रहा है डेंटिस्ट के पास, या फिर कंपल्सिव बिहेवियर है कि उसको जाना ही है, मॉडलिंग है किसी को देखा हुआ है, यानी यहाँ पे पेरेंट के बारे में लिखा हुआ है उनको देखा है इसलिए मॉडलिंग है, या फिर बिलीफ है कि अगर डीके ऑफ टूथ, दांतों का रास में विश्वास, मतलब ये अगर जाएंगे तो दांत वात मेरे सही रहेंगे। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या लगता है? यहाँ पे आंसर आपको क्या होना चाहिए? कंपल्सिव बिहेवियर है, मतलब उसको जाना ही है? नहीं, आता ऐसा कुछ नहीं दिया है। देखिए स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना होता है ऐसे सिचुएशन में। यहाँ पे ऐसा कहीं कंपल्सिव बिहेवियर तो दिखा नहीं रहा है, यहाँ कुछ ऐसा लिखा नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता कि उसको जाना ही है, मतलब कुछ ऐसे टर्म्स यूज होते हैं जिसको पढ़ने से लगता है कि इसको जाना ही है, तो कंपल्सिव बिहेवियर होता। पेरेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहा है तो मॉडलिंग होगा ही नहीं। बिलीफ के बारे में भी बात नहीं कर रहा है, तो आंसर है उसका हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर। 119 का ए है। 120, birds of a feather flock together, the statement demonstrated law of, पंख की चिड़ियां एक साथ झुंड बनाती है। सिमिलरिटी, कंटिन्यूटी, ये बताइए पहले क्या है? ये है अपना गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट के जो नियम है ये वही है, सिमिलरिटी, कंटिन्यूटी, नियरनेस या कॉमन रीजन। बर्ड ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बड़ा अच्छा पढ़ने में भी लग रहा है, ये हम लोगों ने सुना भी है। ये बेसिकली एक सेइंग है कि एक तरह सारी चिड़िया एक पंख की चिड़िया एक साथ झुंड बनाती हैं। इसका मतलब होता है कि जिनका दिमाग एक दूसरे से मिलता जुलता है, सो वो लोग एक दिशा में ही आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरिटी की बात हो रही, कंटिन्यूटी की बात हो रही, नियरनेस की, कॉमन रीजन की।
ऐसे पढ़ने में तो लग रहा है ये कॉमन रीजन है, नियरनेस बिल्कुल नहीं है, कंटिन्यूटी भी नहीं है, क्योंकि बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, सब एक साथ उड़ रही हैं, एक पंख की चिड़ियां एक साथ झुंड बनाती हैं, तो कंटिन्यूटी हो सकता है, नियरनेस नहीं होगा, कॉमन रीजन नहीं होगा। सिमिलरिटी, अब देखिए इसको फिर से पढ़िए, एक पंख की चिड़िया एक साथ झुंड बनाती है, तो क्या है, एक पंख की चिड़िया, मतलब कि सबकी सब क्या है, सिमिलर है। तो आपका आंसर क्या है, ए। तो ये स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है ना, उसके बाद आंसर खुद ब खुद मिल जाता है। ये बात अलग है कि एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होता, इतना स्ट्रेस होता है, इतना टेंशन होता है, लगता है अरे भाई जल्दी से एग्जाम खत्म हो जाए, जल्दी से अपने आंसर कंप्लीट कर लिया, चाहे कोई आंसर छूटे ना। तो इसके लिए जानते हैं क्या करना होता है, इसके लिए ये करना होता है कि अपने आंख कान पूरे खोलने होते हैं। खोलने का मतलब जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन जब कर रहे होते हैं, तो उन सारे टॉपिक्स को ना जो लगता है कि अरे यार बहुत बोरिंग है, इतना कौन खींचेगा, तो उस समय अपने आंखों को ना जरा खोलना पड़ता है, चीजों को याद रखना पड़ता है। किसी से बात मत किया करिए जब एग्जाम का टाइम हो, सारे लोगों से दूरी बना के रखा करिए। क्या होता है कि ना जब आप बात करते हैं तो आपके दिमाग से चीजें निकलती जाती हैं। अगर आपने मेमोरी की थ्योरी रिप्लेसमेंट वाली पढ़ी है, जो कि उनकी थी, मुझे नाम नहीं, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग क्या कहता है, यही कहता है ना कि जब नई इंफॉर्मेशन आती है तो पुरानी इंफॉर्मेशन उस जगह से हट जाती है, मतलब नई इंफॉर्मेशन शिफ्ट होती है, तब जाके पुरानी इंफॉर्मेशन स्थान लेती है। और डीप प्रोसेसिंग की भी बात कर रहा है, तो मैं उसी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के लिए कह रही हूँ। देखिए क्या होता है, जब आप बात करेंगे ना तो नई इंफॉर्मेशन दिमाग में जाएगी। साइकोलॉजी अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना होता है भाई, सिर्फ पढ़ना थोड़ा ना होता है। सो जब नई इंफॉर्मेशन आएगी, जब आप लोगों से बात करेंगे तो दिमाग में जाएगी। जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, जो पढ़ाई वढ़ाई दिमाग में रखे हुए हैं, तो याद बात करके रखे हुए हैं, तो वो चला जाएगा ना, दिमाग से निकल जाएगा ना। तो इसलिए ही आपको क्या करना है कि उस समय लोगों से कम बातचीत करनी है, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है, चीजों को बार बार रिवाइज करना है। फिर से साइकोलॉजी अप्लाई करिए, बार बार रिवाइज करने से क्या होता है, ऑटोमेटिक इलोबोरेटिव रिहर्सल हो जाता है, और आपकी शॉर्ट टर्म की चीजें ऑटोमेटिक लॉन्ग टर्म में चली जाती है। तो काहे की परेशानी। साइकोलॉजी सिर्फ रट्टा मत मारा करिए, सिर्फ मतलब पढ़ा मत किया करिए कि पढ़ के बस खाली पास हो जाना, एग्जाम निकाल लेना, टीचर बन जाना। नहीं, साइकोलॉजी अप्लाई करने की चीज है, इसीलिए तो हमारे पास अप्लाइड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी भी है। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको जो बता रही हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं 121 की तरफ। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट एंड देयर मीनिंग ड्यू टू डैमेज इन द ब्रेन, इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। आय हाय, अभी तो मैंने ये आपको बताया है, वस्तुओं को उनके अर्थ को पहचानने की असमर्थता। आप मेरे वीडियोस देखा करिए, ये है वस्तुओं को नहीं पहचानने की, मतलब हम लोग वस्तु नहीं पहचान पाते हैं, वो है एग्नोसिया। एग्नोसिया परसेप्चुअल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसको मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किया है। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, एट द एंड प्लीज आप मेरे वीडियोस को देखा करिए, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। मैं हिंदी में वीडियोस बनाती हूँ, और लेकिन मेरा जो कंटेंट होता है, यानी कि जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, जो आपके सामने विजुअलाइजेशन होता है, वो इंग्लिश में होता है। सो आपको दोनों फायदा करता है, आप इंग्लिश में भी पढ़ पाते हैं कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, और मैं आपको उसी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके समझाती हूँ कि भाई वो क्या है कह रहा है। सो मैं आपसे कहूंगी कि आप मेरा वीडियोस को देखा करिए, आपको जरूर है ही हेल्प करेंगे। सो आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।